बच्चों, आज मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक की दूसरा लेक्चर सुनाने जा रहा हूँ। कल मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक की के बारे में जो बताया था उसकी एक बार दोबारा से समरी बताता हूँ। मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब है चार्ज एट रेस्ट। अब चार्ज का मतलब मैंने बताया था कि संसार में जितनी भी बॉडी हैं सब पर चार्ज होता है, लेकिन सारी बॉडियों पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जों की संख्या बराबर होती है, इसीलिए वे अनचार्ज्ड कहलाती हैं। सारी बॉडी अनचार्ज्ड कहलाती हैं और चार्ज बॉडी तब बनती है जब उसमें से इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी या एक्सेसनेस हो जाती है। तो ये बात भी समझने योग्य है कि कोई भी बॉडी चार्ज्ड होती है, दो प्रकार के चार्ज होते हैं, आइदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। दोनों ही प्रकार के चार्जों में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र होता है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि ये थेल्स ने देखा था, जब दो बॉडियों को हम रब करते हैं तो रब करने से दो इंसुलेटिंग बॉडीज़ का होना बहुत ज़रूरी है और वे दोनों सुइटेबल बॉडी होनी चाहिए। सुइटेबल इसीलिए होनी चाहिए जिसमें एक का वर्क फंक्शन लोअर हो, जिससे इलेक्ट्रॉन इजीली निकल सकें, और दूसरा इजीली इलेक्ट्रॉनों को ले सके। हाई वर्क फंक्शन होना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए बॉडी इंसुलेटिंग होना इसीलिए आवश्यक है जिससे कि चार्ज मोशन में ना आए। अगर बॉडी कंडक्टर होगी तो चार्ज मोशन में आ जाएगा, और यदि हम उस बॉडी को हाथ से टच करेंगे तो क्या होगा कि हमारा हाथ कंडक्टर है, तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएंगे हमारे हाथों के द्वारा और ग्राउंडेड हो जाएंगे। तो इसीलिए फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के लिए दो सुइटेबल इंसुलेटिंग बॉडी का होना आवश्यक है, और वो मैंने सुइटेबल इंसुलेटिंग बॉडी आपको सामने रखी थी। ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ, वूलन क्लॉथ एबोनाइट रॉड, वूलन क्लॉथ प्लास्टिक रॉड, डाई हेयर कॉम्ब। तो ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आता है, बताया था मैंने। ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज का मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, सिल्क क्लॉथ इसे ले लेता है। फिर इसके बाद मैंने कुछ प्रॉपर्टी बताई थी चार्ज की। जैसा कि अभी आपको बताया कि दो टाइप के चार्ज होते हैं। लाइक चार्ज रिपेल करता है एक दूसरे को, जैसे मैंने लिया था गिलास रॉड, पॉजिटिव चार्ज हैं, रिपेल करेंगे। और मैं गिलास और एबोनाइट रॉडों को लेता हूं तो वे अट्रैक्ट करेंगे। दो एबोनाइट रॉडों को लेता हूं तो वे फिर रिपेल करते हैं। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, लाइक चार्ज रिपेल करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी चार्ज की, दैट इज़ इनवेरिएंट इन नेचर होता है, यानी स्पीड के साथ इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, चार्ज कंजर्व्ड होता है। कंजर्व्ड में मैंने आपको बताया था कि अगर एक बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा तो दूसरी बॉडी पर उतना ही नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। तो इतनी सारी प्रॉपर्टी मैंने बताई थी आपको चार्ज की। इसके अलावा चार्ज की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ये भी है कि चार्ज ऑलवेज resides on the surface of the conductor. Charge always resides on the surface of the conductor and does not enter inside the conductor. कंडक्टर के अंदर ये एंटर नहीं करता। हमेशा अगर कोई कंडक्टर है तो उसकी सरफेस पर ही चार्ज रह जाता है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता, सरफेस पर ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये भी एक चार्ज की प्रॉपर्टी है। तो चार्ज को मैंने बताया था क्यू से डिनोट करते हैं। अब हम इससे और आगे बढ़ते हैं। चार्ज की एसआई यूनिट की मैं बात करूं यदि, तो चार्ज की एसआई यूनिट कूलम होती है। सीजीएस में अगर मैं बात करूं, सीजीएस में इसको हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और एक ईएमयू में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ईएसयू में सीजीएस यूनिट चार्ज की स्ट्रेट कूलम होती है,
जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में चार्ज की एसआई यूनिट AB कूलम होती है। AB का पूरा नाम एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट कूलम। स्टेट कूलम CGS यूनिट है और SI यूनिट कूलम है। इनके बीच रिलेशन होता है 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। इस स्टेट कूलम को का दूसरा नाम फ्रैंकलिन भी है, इसको फ्रैंकलिन भी कहते हैं। तो इसका मतलब 1 कूलम बराबर 3 × 10⁹ फ्रैंकलिन भी कह सकते हैं हम। AB कूलम की बात मैं अगर करूं, AB कूलम जो EMU की यूनिट है, 1 AB कूलम इज इक्वल टू 10 कूलम के बराबर होता है। CB लिख देते हैं हम कूलम को। तो इस तरह से ये यूनिटों के बीच रिलेशन है। कभी कभी हमें बहुत बड़ी यूनिट भी लेनी पड़ती हैं। तो लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज की मैं बात करूं तो चार्ज की SI यूनिट तो कूलम है, लेकिन कभी कभी जब हमें बड़ी यूनिट लेनी पड़ती है तो सबसे बड़ी चार्ज की यूनिट फैराडे आती है। और 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम के बराबर होता है। और भी बड़ी बड़ी यूनिट हो सकती हैं। गायगा, ये तो आपने प्रीफिक्स में पढ़ाई है। 1 गीगा 10⁹ है। टेरा की मैं बात यदि करूं तो 1 टेरा प्रीफिक्स इसकी 10⁻12 है। तो इस तरह से चार्ज की ये बहुत सारी यूनिट हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज अगर पूछा जाए तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज स्टेट कूलम भी है, जिसे हम फ्रैंकलिन भी कहते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन आपसे लेता हूं, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स related to 2 कूलम, related to 2 कूलम। कूलम के लिए ये हम इंडिकेटर यूज करते हैं, C लिखते हैं। तो इसे किस तरह से निकालेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अभी बताया था मैंने, फॉर्मूला Q बराबर NE होता है। Q हमारा 2 कूलम है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E पर चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। तो इससे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, N = 2/1.6 × 10⁻19। और इससे हमारा ये वैल्यू पॉइंट हटाएंगे, 10 हो गया, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, और ये हो गया हमारा 1.25 × 10⁻19। इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होंगे तब ये 2 कूलम चार्ज बनेगा। अब एक अगला क्वेश्चन आपसे मैं पूछ सकता हूँ, इज 2 कूलम चार्ज and -2 कूलम चार्ज on another body, which charge is greater? On a one body 2 coulomb charge and another body charge is -2 coulomb, which charge is greater? इसका आंसर है, क्या हुआ, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड अभी मैंने बताया सेम है, आंसर सेम। इसमें अंतर ही क्या है, जो 2 प्लस का 2 कूलम चार्ज है, इट मीन्स
इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम देयर, और जिस पर -2 कूलम चार्ज है इतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1.25 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर यहाँ आए हैं। तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। अब एक अगला क्वेश्चन ये भी है कि भाई इलेक्ट्रॉन जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसके मास पर भी कोई इफेक्ट पड़ता है क्या? पॉजिटिव चार्ज बॉडी का मास, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी मास कैसा होगा? इज लेसर देन नेगेटिवली चार्ज बॉडी, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो कितना कम हो जाएगा मास? 1.25 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं और एक इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻31 kg। इतना मास पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का, पॉजिटिवली बॉडी का क्या होगा? डिक्रीज होगा, और नेगेटिवली चार्ज बॉडी का सेम मास इंक्रीज होगा। अभी तक मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक मेथड बताया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज पैदा प्रोड्यूस करने का बाई फ्रिक्शन के द्वारा। अब मैं दूसरा मेथड आपको बताता हूँ जिसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोड्यूस करते हैं बाई इंडक्शन। इंडक्शन में हम 2 बॉडीज़ इस तरह से लेते हैं, एक बॉडी चार्ज होती है और दूसरी बॉडी अनचार्ज होती है। अब दोनों एक दूसरे से बिना रब किए हुए ही ये अनचार्ज बॉडी चार्ज हो जाती है। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड इंडक्शन। तो when an uncharged body is brought near this charged body, then uncharged body becomes charged. This process is called induction. ऐसा इसलिए होता है कि ये जो अनचार्ज बॉडी है इसके एटम के जो पॉजिटिव सेंटर है न्यूक्लियस का और इलेक्ट्रॉनों का जो सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज है, सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इनिशियली कोइंसाइड्स, शुरुआत में ये कोइंसाइड करते हैं, मिले हुए होते हैं, लेकिन जब हम चार्ज बॉडी को इसके पास लाते हैं, चार्ज बॉडी को इसके पास लाते हैं, माना पॉजिटिव चार्ज बॉडी आई तो पॉजिटिव चार्ज रिपेल हो जाता है, इसका सेंटर दूसरी तरफ चला जाता है और जो सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट होकर के पास आ जाता है और पॉजिटिव चार्ज रिपेल होकर के दूसरी तरफ चला जाता है। इस तरह से हम देखते हैं जो अनचार्ज बॉडी है, चार्ज बॉडी के पास वाला सिरा तो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, दूर वाले पर सेम चार्ज आ जाता है जो चार्ज बॉडी के पास था। जो नियरर सरफेस है, नियरर सरफेस पर तो अपोजिट चार्ज आता है चार्ज बॉडी का, अपोजिट चार्ज ऑफ चार्ज बॉडी, और जो फार्दर सरफेस है, फार्दर सरफेस पर सेम चार्ज आता है चार्ज बॉडी का। सबसे बड़ी खासियत यही है इसमें, बिना रब किए हुई बॉडी चार्ज हो जाती है। फिर इसका एक मैकेनिज्म है, एक मेथड है चार्ज करने का, मैं अभी बताता हूँ कि माना मैंने एक ये स्फीयर ले लिया, चार्ज स्फीयर है, ये मैंने अनचार्ज स्फीयर ले लिया जिससे इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज के,
और सेम चार्ज इसके फार्दर सरफेस पर इकट्ठा हो जाएगा। अब ये जो नियरर वाला सरफेस है जिस पर ये अपोजिट चार्ज आता है, इसे हम बाउंड चार्ज कहते हैं। जब तक ये चार्ज बॉडी हमारे पास रहेगी तब तक ये नेगेटिव चार्ज हमेशा रहेगा, इसीलिए ये बाउंड चार्ज है, ये बना हुआ है इस चार्ज बॉडी के साथ। जबकि ये जो फार्दर सरफेस पर सेम चार्ज है, इसको हम फ्री चार्ज कहते हैं, ये बाउंड नहीं है। अगर मैं इसे अवथिट कर दूं तो केवल ये पॉजिटिव चार्ज वाला जो हिस्सा है ये ग्राउंड हो जाएगा। और इस तरह से क्या होगा, मैं देखता हूँ कि मैंने इसे अवथिट कर दिया, सारा चार्ज चला गया और केवल नेगेटिव चार्ज यहाँ रह गया। अब मैं यदि इसे भी हटा दूँ इस चार्ज बॉडी को, तो मैं ये देखूँगा कि ये नेगेटिव चार्ज जो केवल यहाँ था ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सब पर यूनिफॉर्मली, और इस तरह से ये अनचार्ज बॉडी चार्ज बॉडी बन जाती है अपोजिट चार्ज की। तो इस फिनोमिनन के द्वारा, इंडक्शन के द्वारा भी हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब तक मैंने आपको फ्रिक्शन के बारे में बताया, इंडक्शन के बारे में बताया, इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में बताया। अब हम इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी देख सकते हैं क्या हैं, और इसके अलावा हम इसका एक्सपीरियंस अपने डेली लाइफ में भी देखते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। कभी कभी विंटर के दिनों में हम जो वूलन क्लोथ्स पहनते हैं और अंधेरे में हम उसे उतारें तो आपने उसमें स्पार्किंग देखी होगी ज़रूर। उसका कारण ये इलेक्ट्रोस्टैटिक ही है, फ्रिक्शन के द्वारा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज क्रिएट हो जाता है। दूसरा, आप देखते होंगे कि हम जब कभी नायलॉन क्लॉथ पहनते हैं तो उसमें भी जो है चटर चटर की आवाज़ कई बार सुनाई देती है, वो भी चार्ज की वजह से ही होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोड्यूस हो जाता है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात यदि मैं करूं तो आपने देखा होगा कि जो व्हीकल्स होते हैं जिस पर पेट्रोल वगैरह जाता है या इग्निशन मटेरियल जाता है, तो वहाँ पर एक पीछे एक कंडक्टिंग चेन लटकी रहती है हमेशा। उसके पीछे क्या रीज़न है? बहुत ही इम्पोर्टेंट रीज़न ये है कि एयर फ्रिक्शन के द्वारा जब ये व्हीकल चलते हैं और एयर फ्रिक्शन के द्वारा इनकी बॉडी पर चार्ज क्रिएट हो जाता है, और ये चार्ज से हीट प्रोड्यूस हो सकती है, और कभी कभी जो इग्निशन मटेरियल है ये अगर चार्ज वहाँ पहुँच गया तो पूरे वाहन में आग लग सकती है, फायरिंग हो सकती है। उस फायरिंग से बचने के लिए जब हम ये कंडक्टिंग चेन लगा देते हैं तो ये जो मटेरियल, जो चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज क्रिएट हो गया है, वह फ्लो होकर के इसकी अर्थिंग हो जाती है और हम इस दुर्घटना से बच सकते हैं। ये बहुत ही अधिक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। इसी प्रकार से जो एरोप्लेन्स वगैरह होते हैं, एरोप्लेन्स के जो व्हील्स होते हैं वो भी थोड़े से स्लाइटली कंडक्टिंग होते हैं। उसका रीज़न भी ये है कि जब ये रनवे पर बहुत तेज़ी के साथ चलते हैं तो फ्रिक्शन के द्वारा इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज क्रिएट हो सकता है और वह भी फायर कैच कर सकता है। तो अगर हम ये कंडक्टिंग पहिए यहाँ रखते हैं तो ये जो सारा चार्ज है ये अर्थिंग हो जाता है और इस दुर्घटना से हम बच सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी मैंने आपको बताई और ये बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक किस प्रकार से प्रोड्यूस होती है। अब मैं आपको इसके बहुत ही इफ़ेक्ट बताता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनता है, किस तरह से फोर्स ये लगाते हैं आदि। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट है कूलम्स, उन्होंने लॉ दिया कूलम्स लॉ। कूलम्स का जो लॉ है वो स्टेशनरी पॉइंट चार्ज के लिए है। स्टेशनरी पॉइंट चार्ज का
अर्थ होता है बहुत ही स्मॉल चार्ज, वेरी वेरी स्मॉल, और ये स्टेशनरी होना चाहिए। उन्होंने ये देखा कि यदि 2 चार्ज हैं, दोनों स्टेशनरी हैं, मोशन में नहीं हैं, एक निश्चित डिस्टेंस पर हैं, तो ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। जब उन्होंने इसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन देखी तो देखा कि ये जो फोर्स है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। तो कूलम्स लॉ हम ये कह सकते हैं, फोर्स बिटवीन 2 स्टेशनरी पॉइंट चार्ज, फोर्स बिटवीन 2 स्टेशनरी पॉइंट चार्ज is directly proportional to the force between 2 stationary point charge is directly proportional to product of their charge and inversely proportional to square of their distance। माना ये दोनों चार्ज एयर में हैं या स्पेस में हैं, तो जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो इसकी वैल्यू आती है k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इसकी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वैल्यू आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस कहते हैं, इन फ्री स्पेस कहते हैं। तो ये जो k है इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है और इसकी एक निश्चित वैल्यू है 9 × 10⁹ और इसकी यूनिट बनेगी न्यूटन। k की वैल्यू निकाल सकते हैं हम F/r² Q1 से। F की यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर, Q की बताई थी मैंने कूलम अपॉन कूलम स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इसी से निकाल सकते हैं 8.85 × 10⁻12 है और ये उल्टी हो जाती है कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम देखते हैं k की वैल्यू। अब यदि मैं इन्हीं 2 चार्जों को किसी मीडियम में रखता हूँ सेम डिस्टेंस r पर, तब इसका मान हो जाता है F बराबर k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन है। ये जो वैल्यू एप्सिलॉन है इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन मीडियम, एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन मीडियम। अगर मैं इसे CGS यूनिट में लेता हूँ, CGS सिस्टम में, अभी SI सिस्टम में बताया था मैंने, तब k की वैल्यू यहाँ 1 होती है और उस स्थिति में F की वैल्यू होगी Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फ्री स्पेस के लिए ही है। तो मैंने देखा कि अगर मैं फ्री स्पेस में हूँ तो वैल्यू आती है SI सिस्टम के लिए। SI सिस्टम ही हम जनरली यूज करते हैं, तो हम SI सिस्टम की बात करेंगे। F0 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और मैं अगर मीडियम में लेता हूँ तो इसकी वैल्यू आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर। दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूँ F0/Fm तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर बटे 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये दोनों का जो रिलेशन है एप्सिलॉन आर या कैपा कहलाता है। एप्सिलॉन आर को हम रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, और कैपा को हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं।
तो इस तरह से हम देखते हैं, कि एफ एम बराबर एफ नॉट बाई कैपा, ये एप्सिलॉन आर है। यानी सेम फोर्स, सेम चार्ज, सेम डिस्टेंस पर अगर रखे हुए हैं एक फ्री स्पेस में, एक किसी मीडियम में, तो उस मीडियम में ये फोर्स कैपा टाइम्स कम हो जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इस कैपा की जो वैल्यू होती है, जैसे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, ये जनरली वो कांस्टेंट नहीं है ऊपर वाला, ये कैपा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू 1 होती है फॉर वैक्यूम के लिए और इन्फिनिटी होती है फॉर मेटल के लिए। तो और सारी वैल्यू 1 और इन्फिनिटी के बीच में होती है। के इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन और इक्वल टू इन्फिनिटी। इस तरह से हम कह सकते हैं के की वैल्यू आती है। अब मैं आपको बताता हूँ कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में हम इसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ जो अभी मैंने फोर्स बताया उसकी डायरेक्शन भी ध्यान में रखते हैं। जैसे मैंने बताया ए पॉइंट है और इस पर कोई चार्ज Q1 है, बी है, इस पर कोई चार्ज Q2 है, इसके बीच में डिस्टेंस R है। तो क्या होता है, जो पॉइंट ए है उस पर ये Q2 फोर्स लगाएगा, Q2 के कारण फोर्स लगेगा, तो ये रिपेल होगा Q1 Q2 के कारण और इसकी जो डायरेक्शन है वो इधर की तरफ होगी। दैट इज कॉल्ड एफ ए बी वेक्टर। एफ ए बी वेक्टर में यदि कहूँ, इसका अर्थ है फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। इसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, Q1 Q2 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। डायरेक्शन है इसकी बी से ए की तरफ, यानी मैं आर बी ए यूनिट वेक्टर। एक वेक्टर में दो चीज़ें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड और गुणा इसका यूनिट वेक्टर। तो इस तरह से ये होगा। और मैं इसे और वेक्टर फॉर्म में लेना चाहूँ तो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, आर बी ए यूनिट वेक्टर और गुणा आर से मल्टीप्लाई किया, तो अब मैग्नीट्यूड गुणा डायरेक्शन मिलकर हो गया ये वेक्टर। तो इस वैल्यू के Q1 Q2 आर बी ए वेक्टर अपॉन आर की क्यूब, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। तो इसमें मैग्नीट्यूड भी है ए पर और इसकी डायरेक्शन भी है बी से ए की तरफ है। सिमिलरली फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ बी ए वेक्टर। इसमें भी दो चीज़ें होंगी, एक इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड हो गया के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर और इनटू बी पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये रिपेल होगा और इसकी डायरेक्शन हो गई एफ ए बी, सॉरी एफ बी पर ए की तरफ एफ बी। तो एफ बी ए बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर एंड अलोंग डायरेक्शन है ये ए से बी की तरफ, आर ए बी यूनिट वेक्टर। इसमें मैं मल्टीप्लाइड बाई आर करूँ तो ये दो चीज़ें मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन यूनिट वेक्टर, और इस तरह से एफ बी ए वेक्टर इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर की क्यूब एंड आर ए बी वेक्टर, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। तो इस तरह से मैंने देखा ए पर लगने वाला फोर्स और बी पर लगने वाला फोर्स, दोनों में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं। ये वेक्टर फॉर्म है कूलम की, और इस वेक्टर फॉर्म में मैं देखता हूँ एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। इट मीन्स these two forces are same but opposite in direction, means Coulomb's law follows Newton's third law of motion. It means Coulomb's law
follows Newton's third law of motion. आज की वीडियो में केवल इतना ही बताता हूँ। कल मैं इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स, आज की वीडियो में इतना ही, कल इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स वगैरह और इससे आगे का आपको बताऊंगा। थैंक यू।